नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो क्लास अपनी चल रही थी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में आप लोगों का राइज ऑफ जो मगध था वो पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास में आप लोगों का चलेगा गुप्त वंश। तो आज की क्लास में आप लोगों का चलेगा गुप्त वंश, और गुप्त वंश के बारे में आज पढ़ते हैं, गुप्त काल के बारे में। तो इससे पहले जो आप लोगों की क्लास हुई थी, आज आप लोगों की 19 नंबर की क्लास है, देख लीजिएगा। और इससे पहले आप लोगों की 18 क्लासें हो चुकी हैं, तो उसमें आप लोगों का राइज ऑफ मगध के उत्कर्ष तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। मगध के उत्कर्ष में आप लोगों का मौर्य वंश से पहले का और मौर्य वंश के बाद का जितने भी वंश थे और जितने भी विदेशी आक्रमण हुए थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट होती है गुप्त काल की। तो आज बात करेंगे गुप्त काल की। तो गुप्त काल में बात करते हैं तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि गुप्त काल जो है ये कैसे इसका उदय हुआ और किस तरीके से इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो गुप्त काल के लोग थे या गुप्त काल के जो शासक थे, इनके पूर्वज पहले कुषाणों के यहाँ जो कुषाण वंश चलता था, अभी पिछली क्लास में बताया है तो देख लेना, तो उसमें समझ में आ जाएगा। जो कुषाण हुआ करते थे उनके यहाँ जो इन लोगों के पूर्वज थे वो सामंत हुआ करते थे कुषाणों के यहाँ। धीरे धीरे इन लोगों ने अपने आप को कुषाणों से स्वतंत्र घोषित किया और एक गुप्त काल की या गुप्त वंश की स्थापना की। तो चलिए देखते हैं, गुप्त काल को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो गुप्त काल है वो 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक का है। गुप्त काल जो है वो आपका 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक का है। अब हम बात करते हैं कि गुप्त काल के बारे में हमको जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो उसके भी दो मेजर पार्ट है, एक तो है साहित्यिक स्रोत, एक है पुरातात्विक स्रोत, एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, एक है लिटरेरी सोर्स। तो यहाँ पर बात करेंगे कि गुप्त काल के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो गुप्त काल के बारे में जानकारी हमको मिलती है एक तो पुरातात्विक स्रोतों से और एक साहित्यिक स्रोतों से। तो अभी हम बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं क्या पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से हमको इसके बारे में जानकारी मिली, फिर बात करेंगे इधर साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो बात करते हैं गुप्त काल में पुरातात्विक स्रोत की। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। तो इसमें सबसे पहले आता है महरौली, सबसे पहले आता है महरौली स्तंभ अभिलेख, जो कि कुतुब मीनार के परिसर में ही स्थित है। महरौली स्तंभ अभिलेख ये किससे संबंधित है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। कौन सा? महरौली स्तंभ अभिलेख जो ये है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। उसके बाद में बात करते हैं पूना ताम्रलेख। इसके बाद में बात करते हैं पूना ताम्रलेख। पूना ताम्रलेख जो है ये प्रभावती के द्वारा स्थापित करवाया गया था। और प्रभावती कौन थी? प्रभावती जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसके बाद में बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख की। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है, क्योंकि इसने स्कंदगुप्त में इसने अपनी विजयों का वर्णन लिखवाया था। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। लेकिन ये रुद्रदामन ने इसको स्थापित करवाया था जूनागढ़ अभिलेख को अपने शासनकाल में। लेकिन स्कंदगुप्त ने बाद में इसकी मरम्मत कराई और इसमें अपनी विजयों का वर्णन भी लिखवाया। तो जूनागढ़ अभिलेख यहाँ पर हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त से संबंधित। उसके बाद में बात करते हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख की बात करते हैं, जहाँ से हमको गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये लिखवाया था समुद्रगुप्त ने। उसके बाद में बात करते हैं एरड़ अभिलेख। से जो कि भानुगुप्त ने लिखवाया था। उसके बाद में बात करते हैं बिलसड़ अभिलेख, जो कि कुमारगुप्त ने लिखवाया था। उसके बाद में बात करते हैं बिलसड़ अभिलेख की, जो कि कुमारगुप्त ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? कुमारगुप्त ने लिखवाया था। उसके बाद में भीतरी गुफा अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो यहाँ पर याद रखना, भीतरी गुफा अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख जो है वो गुप्त काल में स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो ये आपके हो जाएंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स या पुरातात्विक स्रोत। तो ये इतने आपके हो जाएंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो एरड़ अभिलेख है, इसी से सबसे पहले हमको क्या मिलता है?
भारत में सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले हमको कहाँ मिलता है? एरड़ अभिलेख में ही उल्लेखित मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख भारत में सबसे पहले कहाँ से मिलता है? एरड़ अभिलेख से। तो ये पॉइंट एक याद रखना। अब उसके बाद में बात करते हैं हम गुप्त काल के कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, जो साहित्यिक सोर्स हैं या साहित्यिक स्रोत हैं, इनके बारे में बात करते हैं गुप्त काल के। तो गुप्त काल के जो साहित्यिक स्रोत हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कालिदास की। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कालिदास की। तो कालिदास की इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी एक रचना आती है, पुस्तक आती है, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद में एक है मेघदूत, इसके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। उसके बाद में रघुवंशम, यहाँ से जानकारी मिलती है। उसके बाद में विक्रमवंशियम, यहाँ से जानकारी मिलती है। उसके बाद में ऋतु संहारम, यहाँ से जानकारी मिलती है। उसके बाद में कुमार संभवम, यहाँ से जानकारी मिलती है। और उसके बाद में मालविका अग्निमित्रम, यहाँ से जानकारी मिलती है, मालविका अग्निमित्रम। तो अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, विक्रमवंशियम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम और मालविका अग्निमित्रम, यहाँ से हमको जानकारी मिलती है। ये कालिदास की रचना है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो दो फायदे हैं आप लोगों के। एक तो आप लोगों को ये जो गुप्त काल की पुस्तकें हैं, जो प्राचीन इतिहास काल में जो रचनाएं की गई हैं, वो आपको एक तो यहाँ से याद हो जाएंगी। और दूसरी बात आप लोगों को ये भी पूछ ली जाती है कभी कभी, और दूसरी बात आपको पूछ ली जाएगी गुप्त काल से कौन सी पुस्तक संबंधित है, गुप्त काल से कौन सा लेखक संबंधित है और कहाँ से सोर्स मिलते हैं। तो यहाँ से भी यहाँ पर आपके डबल फ़ायदा हो जाएगा, दो फायदे हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में बात करते हैं विशाख दत्त की। तो विशाख दत्त की एक तो है मुद्रा राक्षस और एक है देवी चंद्रगुप्तम। तो यहाँ से हमको जानकारी मिलती है। उसके बाद में बात करते हैं 12 मिहिर, यहाँ पर इनकी है व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका। तो 12 मिहिर की जो है वो है व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका। उसके बाद में बात करते हैं बाणभट्ट की। तो बाणभट्ट की एक है हर्षचरित और कादम्बरी, यहाँ से हमको गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में इधर आ जाते हैं, इधर देखते हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की एक है नागानंद और एक है रत्नावली और एक है प्रियदर्शिका। तो यहाँ से हमको गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर बात करते हैं कामंदक की पुस्तक है एक नीति शास्त्र। तो यहाँ से हमको गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में बात करते हैं आर्यभट्ट की एक पुस्तक है सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांतिका या सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। उसके बाद में बात करते हैं विष्णु शर्मा, इनकी है पंचतंत्र। उसके बाद में बात करते हैं धनवंतरी जो कि इनकी है अणु सिद्धांत। उसके बाद में बात करते हैं बादशाहन, जो इनकी पुस्तक है कामसूत्र। उसके बाद में बात करते हैं चंद्रगोमी, इनकी पुस्तक है चंद्र व्याकरण। और उसके बाद में बात करते हैं वत्स भट्टी, जिनकी पुस्तक है रावणवध। यहाँ से हमको जानकारी मिलती है गुप्त काल के बारे में। और उसके बाद में आपका है ये आखिरी सोर्स पाणिनि, यहाँ से हमको इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो यहाँ से हमको जानकारी मिलती है। तो गुप्त काल की जो हमको जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? एक तो मिलती है हमको साहित्यिक स्रोत से और एक मिलती है पुरातात्विक स्रोत से। तो पुरातात्विक स्रोत जो है वो आपके ये रहे और साहित्यिक स्रोत जो है वो आपके यहाँ पर देख सकते हैं ये रहे। तो ये हो गया पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, ये तो इतना हो गया कि गुप्त काल के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिली। ये हमने यहाँ पर देख लिया कि गुप्त काल की जानकारी जो हमको मिली वो कहाँ से मिली। अब हम बात करते हैं इसके संस्थापक के बारे में और वास्तविक संस्थापक के बारे में। इनका उदय कैसे हुआ, किस तरीके से इन्होंने अपने गुप्त काल या गुप्त वंश की स्थापना की, उसके बारे में बात करते हैं। तो गुप्त काल जो है, यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना, ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, गोल्डन एरा माना जाता है इंडियन हिस्ट्री का। तो एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना, ये जो गुप्त काल है ये भारतीय इतिहास का, यहाँ पर लिख लेना, स्वर्ण काल माना जाता है। भारतीय इतिहास का ये स्वर्ण काल माना जाता है क्या, गुप्त काल जो है। उसके बाद में बात करते हैं संस्थापक। तो इसका संस्थापक माना जाता है श्री गुप्त, जो कि 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक रहा था। संस्थापक माना जाता है श्री गुप्त। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि श्री इसके सम्मान में इसने जोड़ लिया बाद में, लेकिन इसका नाम जो था वो गुप्त था। इसके सम्मान की तरह जैसे अपने लोग नाम लिखते हैं, बताते हैं किसी को तो श्री आगे लगा देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी इसने श्री लगा लिया, लेकिन इसका जो नाम था वो गुप्त था।
तो अब बात करते हैं यहाँ पर, इसका संस्थापक श्री गुप्त हो जाएगा। तो एक पॉइंट और यहाँ पर बनता है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं आपको, कभी पूछा नहीं जाता है ना ही पूछा जाएगा। इसमें माना जाता है, जो कि विवादास्पद है, कि गुप्त काल जो है या जो गुप्त वंश के ये शासन है, ये वैश्य थे या ब्राह्मण थे। तो ये विवादास्पद पॉइंट है, ये कभी पूछा भी नहीं जाता, फिर भी बता देते हैं। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये वैश्य थे। क्यों? क्योंकि वैश्य लोग ही अपने नाम के बाद में गुप्त लगाते थे। तो वैश्य लोग ही जो थे वो अपने नाम के बाद में गुप्त लगाया करते थे। तो इसलिए ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये लोग वैश्य थे। अब बात करते हैं ब्राह्मण। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये ब्राह्मण थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो अपनी पुत्री चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो अपनी पुत्री प्रभावती का भी हमने यहाँ पर जिक्र किया, इन्होंने जो विवाह किया था वो ब्राह्मण वंश में किया था। तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये ब्राह्मण थे और कुछ मानते हैं कि ये वैश्य थे। तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, विवादास्पद पॉइंट है ये। तो यहाँ पर कोई आप लोगों का मतलब नहीं है, बस हमने आप लोगों को सिर्फ बता दिया है कि इसके बारे में भी कोई ठोस या पुख्ता सबूत नहीं है कि ये वैश्य थे या ब्राह्मण थे। ये अलग अलग मतों के अनुसार अलग अलग माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये वैश्य थे। क्यों? क्योंकि जो गुप्त है वो वैश्य लोग ही अपने नाम के पीछे लगाया करते थे। तो इसलिए ये माना जाता था ये गुप्त हैं। और उसके बाद में इन्होंने अपनी, जो यहाँ से सोर्स मिलते हैं कि इन्होंने अपनी बेटी प्रभावती या पुत्री का जो विवाह किया था वो ब्राह्मण कुल में किया था। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि कुछ मानते हैं ये ब्राह्मण थे और कुछ मानते हैं कि ये वैश्य थे। तो यहाँ पर इतना ही रखते हैं और आगे बात करते हैं। संस्थापक हुआ इसका श्री गुप्त और इसने महाराजा की उपाधि धारण की। तो यहाँ पर संस्थापक हुआ इसका श्री गुप्त और इसने महाराजा की उपाधि धारण की। तो ऐसा माना जाता है ये संस्थापक हुआ श्रीगुप्त और इसने महाराजा की उपाधि धारण की। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी बना घटोत्कच। इसका उत्तराधिकारी बना इसका पुत्र घटोत्कच, जो 280 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा पूर्व तक रहा। ईसा पूर्व तक नहीं, ईसवी तक रहा। तो इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। तो ऐसा माना जाता है महाराजा की उपाधि वो धारण करता था जो किसी महाराजा की उपाधि वो धारण करता था, या महाराजा की उपाधि उसको दी जाती थी जो सामंत होता था, किसी राज्य में सामंत होता था, किसी राजा के शासन में सामंत होता था, वो महाराजा की उपाधि धारण करता था। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच ये स्वतंत्र रूप से इनका कोई शासन नहीं था। ये किसी महाराजा के या किसी राज्य के या किसी राजा के अधीन शासन किया करते थे। इसीलिए इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। ऐसा यहाँ से मिलता है देखने को कि इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। और महाराजा की उपाधि जो होती थी वो किसी सामंत के द्वारा धारण की जाती थी या सामंत को दी जाती थी। तो ऐसा माना जाता था इनका जो गुप्त वंश था या गुप्त काल था उस टाइम तक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था। ये किसी ना किसी राजा के अधीन शासन किया करते थे। इसीलिए माना जाता है कि वास्तविक संस्थापक जो था, वास्तविक संस्थापक यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक रहा था, चंद्रगुप्त प्रथम। इसीलिए वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। और इसी ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि वही धारण करता था जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से शासन करता हो। तो महाराजा धीराज की उपाधि वही धारण करता था जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से शासन करता हो। तो अब बात करते हैं, इसी वजह से जो श्रीगुप्त थे और घटोत्कच थे इनके द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी, महाराजा की उपाधि धारण की गई थी। क्यों? क्योंकि ये किसी राजा के अधीन शासन किया करते थे, किसी राजा के अंडर में ये लोग शासन किया करते थे। तो इसीलिए इनके लोगों के द्वारा महाराजा की उपाधि धारण की थी। और इसीलिए वास्तविक संस्थापक या जो एक्चुअल फाउंडर माना जाता है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है, जो कि 319 से लेकर 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और 319 में ही इन्होंने सिंहासन पर बैठने के बाद ही 319 में इन्होंने गुप्त संवत चलवाया। तो वास्तविक संस्थापक जो चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त फर्स्ट, इन्होंने ही गुप्त संवत चलवाया अपने शासनकाल में। और इन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। तो महाराजा अधिराज की उपाधि किसने ली? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इनका विवाह जो हुआ था वो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ था। इनका जो विवाह हुआ था लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ था। और यह गुप्त काल का पहला शासक था जिसने सिल्वर एंड गोल्ड के कॉइन्स चलवाए थे। तो यह गुप्त काल का पहला शासक था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने सोने या स्वर्ण या चांदी के सिक्के चलवाए थे अपने शासनकाल में।
और कुमार देवी और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी और चंद्रगुप्त फर्स्ट का ही पुत्र था समुद्रगुप्त, जो इसका अगला उत्तराधिकारी बना था। कौन? समुद्रगुप्त, जिसका शासनकाल रहा था 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त जो कुमार देवी और चंद्रगुप्त का ही पुत्र था और इसका उत्तराधिकारी बना था, वो था समुद्रगुप्त। और इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्योंकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जो अभियान अपने किए थे ये अपने आर्मी मिशन के लिए फेमस था। ये अपने आर्मी मिशन के लिए फेमस था, इसको इसलिए नेपोलियन भी कहा जाता था, क्योंकि इसने दक्षिण भारत में 12 और उत्तर भारत में 9 शासकों पर विजय प्राप्त की थी। और अब तो बात करते हैं चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ समुद्रगुप्त, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त, जिसका शासन रहा था 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। जिसका शासन रहा था 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। और इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। क्योंकि ये अपने आर्मी मिशन के लिए, सैन्य अभियान के लिए भारत में प्रसिद्ध हुआ करता था। और इसको भारत का नेपोलियन जो कहा था वो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन बताया था। इसको क्यों बताया था? क्योंकि इसको भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता था, तो उसके पीछे का कारण जानिए। जो कि फ्रांस का एक शासन था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने अपने सैन्य अभियानों के द्वारा यूरोप के एक बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था, तो उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो वहीं से, इसी वजह से इसको नेपोलियन कहा जाता था। क्योंकि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो भी अपने आर्मी मिशन के लिए फेमस था और ये भी अपने आर्मी मिशन के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। तो इसी वजह से विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा इसको भारत का नेपोलियन कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि इसने दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया था और उत्तर के 9 शासकों को पराजित किया था, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और ये एक अपने शासनकाल का सबसे, या अपने गुप्त काल का ये सबसे पराक्रमी शासक था। और इसके द्वारा ये गुप्त काल का सबसे पराक्रमी शासक था। और समुद्रगुप्त एक कवि था। समुद्रगुप्त एक कवि था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये एक कवि था और इसके दरबारी कवि, इसने अपने दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा ही एक प्रयाग प्रशस्ति भी लिखवाई थी। प्रयाग प्रशस्ति भी लिखवाई थी अपने दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा। तो इसके द्वारा एक उपाधि भी धारण की गई थी, विक्रमांकी। और ये एक कवि था और साथ ही साथ ये बहुत बीड़ा वादक भी था। ये बीड़ा वादक भी था। और तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, इसके बारे में फिर पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समुद्रगुप्त के बारे में। तो इतना आप लोगों को समुद्रगुप्त के बारे में बता दिया। तो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल से। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से, कि गुप्त काल के जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो हमने यहाँ पर आप लोगों को नोट करवा दिया। उसके बारे में एक एक करके डिटेल से सारी बातें बता दी। उसके बाद में गुप्त काल के जो साहित्यिक स्रोत हैं उसके बारे में हमने लिखवा दिया, यहाँ पर सारा नोट करवा दिया, आप लोगों को एक एक करके डिटेल में बता दिया। और गुप्त काल जो था वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एरा कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का। और संस्थापक जो था इसका श्रीगुप्त था, लेकिन एक्चुअल संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। और चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है और पूरी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो जिससे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी, जिससे कि आप वीडियो देख सकते हैं टाइम से। तो आज आप लोगों की क्लास 19 थी, यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले 18 क्लासें हो चुकी हैं, उसमें आप लोगों का राइज ऑफ मगध तक का कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।